हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल जॉब एस्पायरेंट में। तो आज मैं लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैंने कवर किए हैं। और उनके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, एमटीएस जैसे एसएससी एमटीएस है, ग्रुप डी है, इनके एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो सभी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो टॉप 20 एमसीक्यूज होंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आशा करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोर्टेंट आरटीआई? तो इम्प्लीमेंट आरटीआई तो किसने लागू किया पहली बार? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने सूचना का जो अधिकार है उसे लागू किया था 1997 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की बात कर लेते हैं। ये 2005 का अधिनियम है। राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व 9 राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर दिया था। तो 9 राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर दिया था, जिनमें से तमिलनाडु 1997 में इसे सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य बना। तो आरटीआई एक्ट की बात कर लेते हैं। 2005 में 15 जून को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी इस आरटीआई एक्ट को, और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह ये लागू हो गया था। तो कब हुआ? काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ। तो 12 अक्टूबर 2005 आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया था, पूरी तरह से लागू किया गया था। तो आरटीआई एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 का है, और जिसे नागरिकों की सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था। तो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त उपलब्ध कराने के लिए ही इसे लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात कर लेते हैं। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, 1909। तो 1909 में का ये एक्ट था। तो 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार या भी मार्ले मिंटो एक्ट आपने सुना होगा। तो 1909 का ये एक्ट है। मार्ले मिंटो भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय। तो लॉर्ड मार्ले क्या थे? सचिव थे ये। और लॉर्ड जो मिंटो थे वो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो 1905 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, इसने सांप्रदायिक मतदाताओं के रूप में ज्ञात धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल बनाने की शुरुआत की थी। तो अलग निर्वाचन मंडल बनाने की शुरुआत की थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं की पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बी फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेटिव बेसिक? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, और इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। तो 1953 में इसका गठन हुआ था, और इसका जो गठन है वो फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। तो फजल अली आयोग भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, बोध गया। तो बोध गया है, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया बिहार में। और इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। और इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में इनने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। तो सारनाथ में इतना अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश इनने श्रावस्ती में दिए थे। तो श्रावस्ती जो यूपी में है, तो यहाँ पे इनने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और जो इनकी मृत्यु है वो होती है कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भगवान बुद्ध से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने
की थी 7 अप्रैल 1875 में। तो 7 अप्रैल 1875 में इन्हें स्थापना की थी। तो विनोबा भावे की बात कर लेते हैं। तो विनोबा भावे ने भी भूदान आंदोलन से इनका संबंध है। भूदान आंदोलन आपको याद रखना है, विनोबा भावे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर, तो खजुराहो का मंदिर स्थित है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। काफ़ी बार जो मंदिर है उनकी शैली पूछ लेता है। तो पंचायतन शैली में बना है और इसका जो निर्माण है वो चंदेल शासक ने किया था। तो चंदेल के जो शासक थे उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। और इसका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है महादेव कंदरिया का मंदिर। तो इसमें काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। तो इसमें खजुराहो के मंदिर में महादेव कंदरिया का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में है एलोरा के कैलाश मंदिर। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जैसे कि मैंने बता दिया कि खजुराहो का मंदिर है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में है जो वैगई नदी के किनारे है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो साउथ इंडिया की जो मंदिर की शैली होती है उन्हें द्रविड़ शैली कहा जाता है। ठीक है। तो केरल की बात कर लेते हैं। केरल में है एक फेमस मंदिर तो सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन। तो सबरीमाला मंदिर केरल में लोकेटेड है और ये यहाँ पे मकरविलक्कू जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, मकरविलक्कू त्यौहार। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे की बात हो रही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर ने। तो अकबर ने करवाया था निर्माण बुलंद दरवाजे का। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा मुगल सम्राट जो मुगल सम्राट थे अशोक उनके द्वारा बनाया गया था। और इसका निर्माण जो गुजरात विजय की थी उनने, तो गुजरात विजय की उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी, यहीं पे है बुलंद दरवाज़ा, आपको याद रखना है। और बात कर रहे थे शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो शाहजहाँ का जो कार्यकाल है उसे कहा जाता है वास्तुकला का स्वर्णकाल। तो शाहजहाँ का जो कार्यकाल है उसको वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर की बात कर लेते हैं। तो जहांगीर का जो कार्यकाल है उसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में जो बनाया था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे है? ये कालीबंगा है राजस्थान में। तो राजस्थान में कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य या फिर प्रमाण मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। लोथल की बात कर लेते हैं। तो लोथल में है समुद्री संग्रहालय। तो लोथल गुजरात, तो गुजरात में है लोथल और यहीं पे है समुद्री संग्रहालय। समुद्री संग्रहालय आपको याद रखना है। तो गुजरात में है समुद्री संग्रहालय। चनहुद्रो की बात कर लेते हैं। तो चनहुद्रो में मनके बनाने का कारखाना, तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ है? ये चनहुद्रो में है। धौलावीरा की बात करते हैं। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस स्थान है धौलावीरा, ये आपको याद रखना है। और इसको अभी रिसेंटली जो 40वीं यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की, तो उसमें शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की 14 नंबर की जो साइट है उसमें इसे शामिल किया गया है धौलावीरा को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में है जो यूएनओ है, यूएनओ का मुख्यालय या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को ही यूएन दिवस मनाया जाता है। तो यूएन दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, ये आपको याद रखना है। एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के हैं। काठमांडू की बात करते हैं। तो काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। तो सार्क का मुख्यालय काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सार्क आपको याद रखना है, सार्क। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में और इसके जो सदस्य हैं वो हैं 8 सदस्य। तो 8 सदस्य देश है इसमें, ये आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क में जैसे मैंने आपको बता दिया यूएनओ का है और जकार्ता में है
आसियान का, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और इसमें जो सदस्य देश हैं वो है 10 सदस्य देश। ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है, तो यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जिसके जो सदस्य देश हैं वो है 27। तो इसमें कितने सदस्य देश हैं, 27, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1905 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है, इसकी शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की। और जो इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसमें किया जाता है। तो इसीलिए 7 अगस्त को, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन, ये आपको याद रखना है, ये कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू होता है। तो कोलकाता का टाउन हॉल, वहाँ से स्टार्ट किया जाता है स्वदेशी आंदोलन, और इसीलिए 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे बनाया जाता है। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम 1919 की, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 1925 की बात करते हैं तो 1925 में हुआ था 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, तो 9 अगस्त भी आपको याद रखना है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। देन उसके बाद 1922 की बात करते हैं तो ये हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 1922 को ये होता है यहाँ पे चौरी चौरा घटना, तो चौरी चौरा घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ईयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किसकी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की ये बुक है, ये आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक की एक फेमस बुक है, वो है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य आपको याद रखना है, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसकी बुक है, ये है बाल गंगाधर तिलक की। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती की फेमस बुक है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश आपको याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो गुलामगिरी, तो गुलामगिरी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछी गई है और पूछी भी जाती है, गुलामगिरी आपको याद रखनी है। तो गुलामगिरी किसकी बुक है, ये है ज्योतिबा फुले की। और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, चकहाऊ काला चावल का जीआई टैग किस राज्य के पास है, विच स्टेट हैज़ द जीआई टैग ऑफ चकहाऊ ब्लैक राइस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मणिपुर। तो मणिपुर को दिया गया है, तो मणिपुर के पास है ब्लैक राइस का जो जीआई टैग है, इसे चकहाऊ कहा जाता है। इसके अलावा मणिपुर के अदर जीआई टैग देख लेते हैं, इसमें हाथी मिर्च है, चकहाऊ है काला चावल, और कचाई लेमन एंड तामेंग लॉन्ग ऑरेंज। तो तामेंग लॉन्ग ऑरेंज को भी जीआई टैग दिया गया है और कचाई लेमन को भी जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रिसेंटली दिए गए हैं। जीआई टैग की बात कर लेते हैं तो जीआई टैग 1999 का एक्ट है ये, और 10 साल के लिए दिया जाता है, और इसको लागू किया गया था, लागू हुआ था इसको 1999 का ये एक्ट है 1999 का, और 10 साल के लिए लागू किया जाता है, और लागू हुआ था 2003 में। और पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था, तो पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं असम की बात कर लेते हैं, तो असम का जो जुडीमा वाइन है, जुडीमा वाइन और शाही लीची, तो शाही लीची और जुडीमा वाइन इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज है, तो सफ़ेद प्याज को महाराष्ट्र के उसे भी जीआई टैग दिया गया है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा की खोला मिर्च है, मोयरा केला है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है, और हरमल मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया है गोवा की। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जैसे कोई हम कहते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन से आया है, तो ये जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 368। तो 368 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इसमें इसका अनुच्छेद किया गया है, और इसकी जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। 338 की बात कर लेते हैं, तो 338 में है, तो 338 की हम बात करते हैं तो 338 में है,
तो 338 में है SC, तो SC कास्ट के लिए इसमें लिखा गया है। और 324 में है, 324 में क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और 280 में है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का उल्लेख जो है वो है 280 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? इसका राइट आंसर रहेगा, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कटक। तो कटक में है चावल का अनुसंधान केंद्र, और ये कटक उड़ीसा में है, ये महानदी पे लोकेटेड है। तो उड़ीसा की जो महानदी है, तो महानदी उड़ीसा की महानदी पे ये लोकेटेड है। और 23 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 23 अप्रैल 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। चावल अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं, और यहीं पे हम बात कर लेते हैं जो अदर हैं। जैसे शिमला है, तो शिमला में कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो शिमला में है डेयरी रिसर्च जो डेयरी है, तो डेयरी रिसर्च का है यहाँ पे। और लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं। और तो यहाँ पे डेयरी नहीं है शिमला में, सॉरी, यहाँ पे शिमला में है आलू। तो आलू अनुसंधान जो केंद्र है वो है शिमला में। और लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान केंद्र, और करनाल में है डेयरी। तो डेयरी रिसर्च सेंटर यहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये भी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द टेम्पल ऑफ अंकुरवाट लोकेटेड? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, कोलंबिया। तो कोलंबिया में लोकेटेड है, तो कोलंबिया में लोकेटेड है अंकुरवाट का मंदिर, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। तो कोलंबिया की राजधानी आपको याद रखनी है, नोम पे है। तो नोम पे है कोलंबिया की राजधानी, ये आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई, हनोई कैपिटल है इसकी। म्यांमार की बात कर लेते हैं, तो नापीता, तो नापीता म्यांमार की कैपिटल है। और तुर्की की कैपिटल क्या है? तो तुर्की की कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड तो तुर्की की कैपिटल की हम बात करते हैं, तो इसकी कैपिटल अंकारा है। और इसमें यहाँ पे एक फेमस लेक है, तो वोन लेक। तो वोन लेक आपको याद रखना है। तो वोन लेक कहाँ पे लोकेटेड है? ये तुर्की में लोकेटेड है, और ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील तुर्की में लोकेटेड है, वोन लेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत में 73वें संविधान संशोधन, तो 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 1992 में हुआ था, उसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो 73वां जो संविधान संशोधन था, इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसका उल्लेख संविधान की अनुसूची 11 और अनुच्छेद 200, यहाँ पर 243 करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे, तो ये आपको याद रखना होगा। तो 243 है ये, 243 से लेकर 243O, तो 243O तक इसका उल्लेख है संविधान में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीफू दर्रा किस राज्य में लोकेटेड है? तो दीफू दर्रा ये लोकेटेड है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा। और इसी के साथ ही बोमडिला दर्रा भी आपको याद रखना है। तो बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम में है नाथुला पास। तो नाथुला पास सिक्किम में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक बार हम जो दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे दीफू दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, और ये सभी दर्रे हैं जो लोकेटेड हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और जलेपला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये सिक्किम में है। तो ऐसे इसको आप ऐसे आप याद रखिएगा, ऐसे ये सिक्किम में है, नाथुला और जलेपला। तीजू दर्रा की बात कर लेते हैं। तो तीजू दर्रा है मणिपुर में। तो मणिपुर में आपको याद रखना है तीजू दर्रा, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, याद रखिएगा।
इसके बाद कुछ नॉर्थ साइड के दर्रे देख लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के दर्रे देख लेते हैं कुछ। तो ये इम्पोर्टेंट दर्रे हैं नॉर्थ इंडिया के, तो इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बालालाचारा दर्रा, ठीक है, बालालाचारा दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये दोनों जो दर्रे हैं, और रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा, बालालाचारा दर्रा और सिपकिला दर्रा ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल, जोजिला एंड पीर पंजाल ये सभी दर्रे लोकेटेड हैं जम्मू कश्मीर में। और काराकोरम जो दर्रा है ये लोकेटेड है लद्दाख में। तो ये सभी दर्रे आपको दिख रहे होंगे। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में फेमस दर्रा है माना दर्रा, नीति दर्रा एंड लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे उत्तराखंड में हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट दर्रे थे, ये आपको याद रखने हैं। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया? तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है ऑप्शन सी गुजरात। तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है 7516.6 मीटर। तो 7516.6 मीटर 6 किलोमीटर इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ। भारत के 9 राज्य इसकी सीमा बनाते हैं, जिसमें गुजरात जो है, गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। इसकी जो तटीय सीमा है वो है 1214.7 किलोमीटर। तो एक बार लोकेशन के साथ हम देख लेते हैं। तो ये रहा गुजरात। तो गुजरात की सर्वाधिक सीमा लगती है इसकी तट से, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, कर्नाटक आता है, देन केरला आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं, ये आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राष्ट्रीय भाषा जो संस्कृत है उसको राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला, यहाँ पर राजकीय होगा, तो राजकीय भाषा आपको याद रखनी है। तो राजकीय भाषा होगा यहाँ पे राजकीय। तो राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी भाषा रखी। तो उत्तराखंड की पहली भाषा हिंदी है पहली भाषा, और सेकंड भाषा है संस्कृत। तो दूसरी भाषा संस्कृत है। काफ़ी बार क्वेश्चन बनता भी है एग्जाम में कि उत्तराखंड की दूसरी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा है, और ये भारत का पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इन दी दुलहस्ती प्रोजेक्ट सिचुएटेड? तो दुलहस्ती प्रोजेक्ट की बात करते हैं, चेनाब रिवर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दुलहस्ती पावर स्टेशन 390 मेगावाट की जल संचय क्षमता वाली एक रन ऑफ द रिवर योजना है। तो रन ऑफ द रिवर स्कीम है ये, जो चेनाब रिवर की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। तो जल विद्युत जो क्षमता है उसका दोहन करती है ये, और ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है ये दुलहस्ती परियोजना, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आप याद रखिएगा बगलिहार। तो बगलिहार है, सलाल है। तो ये दोनों जो परियोजनाएं हैं ये भी चेनाब रिवर पे है। तो दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, तो ये तीनों आपको याद रखनी है, दुलहस्ती पे है। और बेतवा नदी पर भी एक योजना है जो है माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना भी बेतवा रिवर पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। तो माता टीला वो योजना है बेतवा रिवर पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आपको याद रखने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। उसके बाद देख लेते हैं, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो टुडे जीके जीएस क्वेश्चन, जो तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स। आप सभी को मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगी आप सभी के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करूँगी अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे हमें सपोर्ट करिए। तो अपने फ्रेंड के संग शेयर जरूर करें एंड लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।